नमस्कार दोस्तों। मध्यकालीन भारत दिल्ली सल्तनत में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम तुगलक वंश का अध्ययन कर रहे थे और तुगलक वंश के शुरुआती शासक जिसमें नाम आता है गयासुद्दीन तुगलक, उसके बारे में हमने विशेष रूप से सभी पॉइंट समझे थे। उनके शासनकाल की गतिविधियां समझी थी, उनका किस प्रकार से किस व्यक्ति से उनकी अनबन हुआ करती थी वो भी हमने समझी थी, किस संप्रदाय के संतों से उसकी अनबन थी, ये सभी चीज़ें उनसे संबंधित हमने सीखी थी। गयासुद्दीन जो तुगलक है, तुगलक वंश का संस्थापक है, उनके बारे में हमने सभी चीज़ें डिटेल से पढ़ी थी जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर पूछी जाती है, वो सभी चीज़ें हमने देखी थी। चलिए तुगलक वंश के आज सेकंड शासक के पॉइंट की बात करते हैं। उससे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं तुगलक वंश। और तुगलक वंश जिसका जो सेकंड शासक है उसमें नाम आता है किसका, तो मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का जो दूसरा शासक है इसमें नाम आता है किसका, मोहम्मद बिन तुगलक। ये तुगलक वंश का दूसरा शासक है। इससे पहले हमने फर्स्ट शासक के बारे में जाना था। पहला शासक कौन हुआ करता था, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जिसका टाइम पीरियड रहा था 1320 से लेकर 1325 तक, उसका टाइम पीरियड था, याद रखिएगा। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड के पॉइंट की बात करें कि मोहम्मद बिन तुगलक है, ये दिल्ली की गद्दी के ऊपर कब से कब तक रहा था। एग्जामिनर आपसे एक परसेंटेज पूछ सकता है, 1% पूछ सकता है आपसे कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये दिल्ली की गद्दी के ऊपर, इसका टाइम पीरियड क्या है, कब से कब तक रहा था, इसका समय क्या है कि जो दिल्ली की गद्दी के ऊपर जिस समय ये बैठा था कब तक रहा था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक है, ये 1325 से लेकर, कब से लेकर 1325 से लेकर और 1351 तक दिल्ली की गद्दी के ऊपर रहा था। 1325 से 1351 तक जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये कहां पर रहा था, दिल्ली की गद्दी के ऊपर रहा था, मतलब दिल्ली सल्तनत का स्वामी रहा था। आपने बहुत अच्छे तरीके से ये याद रखना है। उसके बाद में जो फर्स्ट पॉइंट बनता है मोहम्मद बिन तुगलक का, वो फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत का जो स्वामी बनता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है, कौन बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का जो नाम था वो नाम क्या हुआ करता था, तो आप याद रखिएगा, जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम हुआ करता था जूना खां। तो आपने नोट किस प्रकार से करना है, तो आपने ये नोट इस प्रकार से करना है कि जो जूना खां है ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा था। इस प्रकार से नोट कीजिए आप, मोहम्मद जूना खां है, ये किस नाम से दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा था, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा था। लेकिन इसके वास्तविक नाम के पॉइंट की बात करें कि इसका वास्तविक नाम क्या है, तो आपसे यदि वास्तविक नाम पूछे तो इसका वास्तविक नाम है उलुंग खां। ये याद रखिएगा, ये उलुंग खां इसका वास्तविक नाम है। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा था, इसका वास्तविक नाम क्या था, उलंग खां। और ये गयासुद्दीन तुगलक है जो तुगलक वंश का संस्थापक है, उसका ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बनता है, जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बनता है, जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बनता है तो इसके मार्ग के अंदर कोई भी गतिरोध उत्पन्न नहीं होता। इसके मार्ग के अंदर कोई भी गतिरोध उत्पन्न नहीं होता। आप देखिए, यदि कोई सुल्तान बनता है, दिल्ली सल्तनत का स्वामी बनता है, तो कोई ना कोई तो व्यक्ति ऐसा होता है जो बीच में पैर अड़ाने वाला, मतलब जिसे स्थानीय भाषा में अपनी टांग अड़ाने वाला, इस प्रकार से बोलते हैं, वो टांग अड़ाने वाले व्यक्ति होते हैं। तो इसके शासनकाल में भी हुए होंगे टांग अड़ाने वाले, पैर अड़ाने वाले, तो इसके शासनकाल में भी हुए होंगे। लेकिन किसी ने टांग नहीं अड़ाई, किसी ने पैर नहीं अड़ाया। क्यों नहीं अड़ाया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा था ना, ये धन संपदा, जागीरें, ये सब बांटते हुए दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा था। जो भी धन संपदा थी और जो जिसको भी जागीर वगैरह देनी थी, ये जिसको भी उपाधि वगैरह देनी थी, जो उपाधि जिसको देनी थी, ये सब चीजें बांटते हुए दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा था। तो हर व्यक्ति को जो बीच में टांग अड़ाने की, जिस बीच में पैर अड़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको यदि किसी भी चीज की जरूरत है, वो चीज उसको मिल जाती है, तो बीच में पैर क्यों अड़ाएगा। तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का जब सुल्तान बना था, जब इसका राज्याभिषेक हुआ था, तो किसी ने गतिरोध उत्पन्न नहीं किया, क्योंकि धन संपदा, उपाधियां और जागीरें बांटते हुए दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा था। ये आपने याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक का पिता था, मोहम्मद बिन तुगलक के पिता ने मोहम्मद बिन तुगलक को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए सारी व्यवस्था की थी।
अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए इसकी सारी व्यवस्था की गई थी कि जो शासक है ये अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, बल बुद्धि तो इसके पास में थी लेकिन शिक्षा का अभाव इसके पास में नहीं रहना चाहिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो पिता था, इसने अपने पुत्र को शिक्षित करने के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की। और मध्ययुगीन जो शासक हुए हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, मध्ययुगीन जो शासक हुए हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, उसके अंदर काफी मात्रा में शिक्षित, काफी अच्छा पढ़ा लिखा जो शासक हुआ करता था, वो कौन हुआ करता था? मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था। सभी पॉइंट क्लियर है? अच्छे तरीके से शायद आपको समझ में आ रहे होंगे सभी पॉइंट। बहुत अच्छे तरीके से आप इन पॉइंटों को समझने की कोशिश करें, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें। मोहम्मद बिन तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक है, इसे एक 1324 का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। और वो अभिलेख कहां से मिला है? राजमुंदरी से। कहां से मिला है? राजमुंदरी से। और राजमुंदरी कहां पर पड़ता है? तो आपने याद रखना, आंध्र प्रदेश में। मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा, दुनिया का खान। मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा जाता है, ये याद रखिएगा। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान किस अभिलेख में कहा गया है? अभिलेख, कौन सा अभिलेख मिला था जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है? तो याद रखिएगा, 1324 का एक अभिलेख मिला राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश से। राजमुंदरी वही शहर है जहां पर कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? कृष्णा नदी राजमुंदरी के, सॉरी कृष्णा नदी नहीं, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी राजमुंदरी आंध्र प्रदेश के पास में डेल्टा बनाती है। कृष्णा विजयवाड़ा के पास में बनाती है। कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है विजयवाड़ा के पास में, और गोदावरी नदी डेल्टा बनाती है राजमुंदरी के पास में। तो आपने याद रखना है, राजमुंदरी के पास में ही यदि ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करें तो एक बांध पड़ता है जिसका नाम है एनीकट बांध। एनीकट बांध राजमुंदरी आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है, राजमुंदरी के पास में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो गोदावरी नदी डेल्टा बनाती है। क्लियर है? उसके बाद में यदि नेक्स्ट पॉइंट देखें, मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा जाता है। दुनिया का खान जो कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, इसका वर्णन 1324 का एक अभिलेख मिला। और वो अभिलेख कहां से मिला है? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश से। और उस अभिलेख में दुनिया का खान कहा गया है इसको। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है उसमें पॉइंट बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सनक भरी योजना, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सनक भरी योजना और कुरु करत्यो और भेदभाव, मोहम्मद बिन तुगलक भेदभाव, कुरु करते और अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण सौपनशील, पागल और रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है। एक बार देखें, रक्त पिपासु, ये आपने ये नोट करना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एसएससी इस क्वेश्चन को पूछता है। रक्त पिपासु के नाम से कौन से मध्ययुगीन शासक को जाना जाता है? तो आप क्या बताएंगे? मोहम्मद बिन तुगलक। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम ही यही है। देखें, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सनक भरी योजनाओं, कुरु करत्यों और भेदभाव के कारण, मतलब जो जाति पाति है उसके अंदर जो भेदभाव करने के कारण इसे रक्त पिपासु, सौपनशील और पागल के नाम से भी जाना गया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है उसमें नाम आता है इतिहासकार सरहिंदी, इतिहासकार बात करें सरहिंदी। उसके बाद में नाम आता है निजामुद्दीन, उसके बाद में नाम आता है इब्न बतूता जैसे इतिहासकारों ने, इतिहासकार सरहिंदी, निजामुद्दीन और इब्न बतूता जैसे इतिहासकारों ने इसको, ये जो इब्न बतूता जैसे इतिहासकार है, जैसे बात करें सरहिंदी, निजामुद्दीन और कौन से इतिहासकार की, तो आप याद रखिएगा इब्न बतूता जैसे इतिहासकारों ने इसको अधर्मी घोषित कर दिया था। इसको किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को क्या घोषित कर दिया था? अधर्मी घोषित। मतलब इन्होंने जो भी अपनी रचनाएं लिखी और उन रचनाओं के अंदर जो मोहम्मद बिन तुगलक का वर्णन मिलता है उसके अंदर इसको अधर्मी घोषित कर दिया था। एक बार फिर से इस लाइन को समझ लेते हैं, किसी प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन बचे नहीं तो उसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। इतिहासकार सरहिंदी, इतिहासकार निजामुद्दीन, इतिहासकार इब्न बतूता जैसे इतिहासकार और भी इतिहासकार थे, उन्होंने क्या किया कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसको अधर्मी घोषित कर दिया था। क्या कर दिया था? अधर्मी घोषित कर दिया था। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा।
देखिए सर, आप यदि साथ के साथ में नोट करते हैं तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अपनी राइटिंग में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मोहम्मद बिन तुगलक के सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, और यदि नोट नहीं कर पा रहे हैं साथ के साथ में तो वीडियो को बैक करके नोट कर लीजिए। कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटे, बस हम यही चाहते हैं। सारे पॉइंट आप साथ के साथ में लिखते रहें, बहुत अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई मलिक फिरोज को नायब बारबक का पद दिया था। याद रखना आपने, फिर से लिख देते हैं नायब बारबक, ये आपने याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई मलिक फिरोज को नायब बारबक का पद दिया था। उसके बाद में ये थोड़ा सा लिखें आप। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो टीचर हुआ करता था, जो अध्यापक था मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने अध्यापक को, अपने गुरु को जिसका नाम क्या हुआ करता था, कयामुद्दीन उसका नाम था, जिसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता था, कुतलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। कुतलुग खां, इसे कौन सी उपाधि दी थी, वकील ए दर। ये दोनों आपने याद रखने हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई मलिक फिरोज को नायब बारबक का पद दिया था। और मोहम्मद बिन तुगलक जिसका एक अध्यापक हुआ करता था, जिसका टीचर हुआ करता था, जिसका नाम था कयामुद्दीन, जिसके किस नाम से भी जाना जाता था, कुतलुग खां के नाम से भी, जिसको उपाधि दी गई थी। और वो उपाधि कौन सी थी, वकील ए दर की उपाधि हुआ करती थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने मोरक्को के यात्री इब्न बतूता, क्या नाम है, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और कितने साल तक इब्न बतूता काजी रहा था, तो आपने याद रखना 8 साल तक ये दिल्ली का काजी रहा था। देखिए एक बार समझने की कोशिश कीजिए। मोरक्को यात्री इब्न बतूता था, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी कितने साल तक रहा था, तो आपने याद रखना 8 साल तक ये दिल्ली का काजी रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको काजी नियुक्त किया था दिल्ली का, तो आपने याद रखना मोरक्को निवासी, जो मोरक्को यात्री इब्न बतूता को। इब्न बतूता भारत कब आया था, तो आपने याद रखना 1334 के अंदर। इब्न बतूता भारत आया 1334 में, 8 साल तक दिल्ली के अंदर काजी का कार्य किया। ये किसने नियुक्त किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था। उसके बाद में इब्न बतूता ने तत्कालीन मध्यकालीन भारत के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, मध्यकालीन इतिहास के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या हुआ करता था, सफरनामा। क्या नाम हुआ करता था, सफरनामा। और सफरनामा जिसको दूसरा किस नाम से भी जानते हैं, रहला के नाम से भी जानते हैं, ये आपने याद रखना है। इब्न बतूता ने मध्यकालीन इतिहास के दौरान जिस समय आया था उसी समय एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम हुआ करता था सफरनामा रहला, एक पुस्तक हुआ करती थी। और इस सफरनामा और रहला पुस्तक के अंदर जो मोरक्को यात्री था इब्न बतूता, इसने कहा है कि गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के पॉइंट की बात नहीं कर रहे, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद के अंदर एक स्वर्ण जड़ित ईंटों का महल बनवाया था। ऐसी ईंट जिसके अंदर सोना लगा हुआ है, उनका एक महल बनवाया था तुगलकाबाद के अंदर। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। ये कहता है कौन, मोरक्को यात्री इब्न बतूता बताता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद के अंदर स्वर्ण जड़ित ईंटों का एक महल बनवाया था। उस महल के बीच में एक कुंड था, और वो कुंड जो लगातार हमेशा सोने के लिए भरा होता था, और वो कुंड बस एक व्यक्ति के लिए खुला रहता था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को जितना भी धन चाहिए था, जितना भी उसको धन खर्च करना था, तो उस कुंड से वो उठाता था सोने वगैरह का धन, अच्छे अपार मात्रा में धन उठाता था, और उसको किसी भी हर जगह खर्च करता था। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो अच्छे तरीके से, मोहम्मद बिन तुगलक का अच्छे तरीके से काचे काट सकता है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से करता था गयासुद्दीन तुगलक के समय में।
एक बार फिर से बता देते हैं, इब्न बतूता जिसने मध्यकालीन इतिहास के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी सफरनामा रहला के नाम से, उसके अंदर वो बताता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद के अंदर एक स्वर्ण जड़ित ईंटों का महल बनवाया। उस महल के बीच में कुंड था और वो कुंड हमेशा सोने के आभूषणों से भरा रहता था और सोने के आभूषणों में एकमात्र एक व्यक्ति को छूट थी, वो कितना भी उनमें से खर्च कर सकता है, जिसका नाम क्या हुआ करता था, मोहम्मद बिन तुगलक जिसका नाम हुआ करता था। तो ये सभी चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें एक बार। मोहम्मद बिन तुगलक ने धार्मिक और न्यायिक मामलों में उलेमा का वर्चस्व समाप्त कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने धार्मिक और न्यायिक मामलों में उलेमा का वर्चस्व समाप्त कर दिया था, कि मतलब उलेमा जो बीच में पैर वगैरह अड़ाता था और जो बीच में इन न्यायिक और धार्मिक मामलों के अंदर जो न्याय वगैरह का कार्य करना होता था, उसका बीच में से वर्चस्व ही समाप्त कर दिया था और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तो याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के समय के अंदर एक महामारी फैल गई थी और उस महामारी का नाम क्या हुआ करता था? प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक महामारी फैल गई जिसका नाम हुआ करता था प्लेग। इस प्लेग की बीमारी से दिल्ली के अंदर इतने लोग मरे थे कि दिल्ली की जो हवा थी, दिल्ली के अंदर जो हवा चलती थी, वो हवा भी दूषित हो गई थी। तो ये आपने याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक बीमारी फैल गई प्लेग की, ब्लैक डेथ जिसे कहते हैं, और इस ब्लैक डेथ से, इस प्लेग से दिल्ली के अंदर इतने लोग मरे कि दिल्ली की हवा भी दूषित हो गई थी। और इस बीमारी से बचने के लिए 1337 से और 1340 के बीच में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली को छोड़ गया था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से बाहर चला गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ये दिल्ली से बाहर चला गया था और दिल्ली के बाहर कहां पर रहने लगा था? तो आप याद रखिएगा, स्वर्णद्वारी कन्नौज के अंदर ये रहा था। याद रखिएगा, ये हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी हुआ करती थी कन्नौज। ये आप याद रखिएगा, वो भी बताएंगे हम। देखिए, दिल्ली के अंदर जब महामारी फैली थी तो 1337 से लेकर 1340 तक मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ गया था और दिल्ली छोड़कर कहां पर रहने लगा था? स्वर्णद्वारी कन्नौज के अंदर ये रहने लगा था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान एक कोही विभाग की स्थापना की थी। कौन से विभाग की स्थापना की थी? दीवान एक कोही विभाग की स्थापना की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये सभी चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी। उसके बाद में राज्यारोहण के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने नवीन योजनाओं का निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयास किया। मोहम्मद बिन तुगलक का जैसे ही राज्यारोहण हुआ, कहने का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का जैसे ही राज्याभिषेक हुआ, उसने कुछ नवीन योजनाएं चलाई और नवीन योजनाओं को तत्कालीन क्रियान्वित करने का आदेश दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो नवीन योजना चलाई गई थी, उन योजनाओं में मोहम्मद बिन तुगलक कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ, कौन कौन सी वो योजना थी, वो योजना कहां कहां पर चली थी, कैसे चली थी, उनके ऊपर हम अभी विचार करेंगे। आप बस हमारे साथ में लगातार बने रहिए। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का जैसे ही राज्याभिषेक होता है, तो उसने क्या किया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ नवीन योजनाएं चला दी और उनको तत्कालीन क्रियान्वित करने का आदेश दिया, कि मतलब तत्कालीन इन योजनाओं को लागू कर दिया जाए। योजना कौन कौन सी है, कैसे कैसे लागू की गई थी, सफल हुई थी या असफल हुई थी,
इन सभी का जिक्र इस वीडियो के अंदर अभी करेंगे। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो साथ के साथ में शेयर दबा के करें, शेयर करते रहे। जो भी स्टडी वगैरह ग्रुप है ना आपका, उसके अंदर शेयर वगैरह करते रहे। अत्यधिक मात्रा में गर्मी हो रही है, शेयर करते रहे यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वो नवीन योजनाएं कौन कौन सी है जो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी? तो सबसे पहले जो नाम आता है वो किसका नाम आता है? तो आपने याद रखना है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, फर्स्ट इसकी जो योजना चली थी वो दोआब क्षेत्र में इसने कर की वृद्धि कर दी थी। अब क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि क्या ये योजना सफल हो पाई थी? क्या ये योजना असफल थी? तो ये योजना असफल हुई थी। कैसे हुई थी वो देखें। सबसे पहले आपको यहां पर यह समझना है कि दोआब होता क्या है। दो नदियों के बीच की जो उच्च भूमि है, दो नदियों के बीच जो उच्च भूमि है, उच्च भूमि उसको किस नाम से जानते हैं? दोआब के नाम से। या इसको साधारण भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि दो नदियों के बीच जो उच्च भूमि है और जो अत्यधिक मात्रा में उपजाऊ है उसको हम किस नाम से जानते हैं? दोआब के नाम से। ये बस ये पॉइंट याद रखिएगा, दो नदियों के बीच की जो उच्च भूमि है उसे दोआब के नाम से जाना जाता है। तो दोआब के अंदर जो उच्च भूमि है, कभी कभी नदियां उफान पर चलती है तो इस क्षेत्र के अंदर रेत वगैरह का जमाव होता है, जलोढ़ मिट्टी बनती है, नवीन जलोढ़ मृदा का जन्म होता है और ये मिट्टी काफी मात्रा में उपजाऊ होती है। अब मोहम्मद बिन तुगलक को पता था कि जो दोआब का क्षेत्र है उसके अंदर फसल अत्यधिक मात्रा में होती है, तो इस क्षेत्र के अंदर जो वर्तमान में कर लिया जाता था वो बहुत कम था। थोड़ा सा कर और बढ़ाने की सोची थी मोहम्मद बिन तुगलक ने और वो दोआब क्षेत्र के अंदर कर बढ़ा देता है, टैक्स और बढ़ा देता है, इसके ऊपर कर की वृद्धि कर देता है। जैसे मान लीजिए पहले कुछ भी कर हुआ करता था, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस क्षेत्र के अंतर्गत और कर बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र के अंतर्गत कर बढ़ाया था उसी समय के बाद में अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया। उसी समय के बाद में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ गया, पहले अत्यधिक मात्रा में फसल होती थी, अत्यधिक फसल को देखते हुए उसने सोचा था कि भाई साहब इस क्षेत्र के अंतर्गत ये कर बढ़ा दे तो हमें फायदा होगा, लेकिन अगले ही साल होता क्या कि अकाल की शुरुआत हो जाती है, अकाल पड़ जाता है। अब ये योजना भाई साहब 3 से 4 साल तक चली, उसके बाद में ये योजना बंद कर दी गई और ये योजना बिल्कुल असफल रही थी। उसके बाद में दूसरी योजना क्या थी? राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां पर स्थापित की थी? तो आपने याद रखना देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी स्थापित की और देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा था? दौलताबाद। ये याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित की और देवगिरी का नाम क्या रखा? दौलताबाद। अब आपके माइंड में, आपके जहन में, हमारे मन में, हमारे दिल और दिमाग में, आपके दिल और दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि राजधानी दिल्ली से देवगिरी क्यों स्थापित की थी? राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करने का बस एक उद्देश्य हुआ करता था कि उत्तर भारत जो दिल्ली सल्तनत के अधीन है और दक्षिण भारत जो दिल्ली सल्तनत के अधीन है, इन दोनों क्षेत्रों के ऊपर, उत्तर भारत और दक्षिण भारत जो दिल्ली सल्तनत के अधीन है, उन दोनों क्षेत्रों के ऊपर देवगिरी से नियंत्रण किया जा सकता है। देवगिरी जो दक्षिण के अंदर पड़ती है, दक्षिण के अंदर, उससे देवगिरी से उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में हम नियंत्रण कर लेंगे, ऐसा सोचा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन ये योजना भी क्या रही थी? असफल रही थी। क्यों? क्योंकि जनता, देवगिरी जब राजधानी बन गई थी तो जनता इसके महत्व को समझ ही नहीं पाई थी और जनता इसके महत्व को नहीं समझ पाई और ना ही राजा ये दोनों क्षेत्रों के ऊपर अधिकार रखने में संभव हो पाया था और अधिकार रखने में असंभव हुआ था राजा। मतलब कहने का, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में को लेकर जो राजधानी बनाई गई थी देवगिरी की, दोनों क्षेत्रों के ऊपर हम अधिकार बरकरार रख लेंगे, दोनों क्षेत्रों के ऊपर यहां से नियंत्रण कर लेंगे, तो राजा उसमें असफल रहा था, दोनों क्षेत्रों के ऊपर नियंत्रण कर ही नहीं सका देवगिरी से, तो ये योजना भी इसकी असफल रही थी। तो ये याद रखना आपने। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसमें नाम आता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया
कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जब सुल्तान बना था तो उस समय बाजार में सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के चलते थे। और चांदी के सिक्के तो इसने कर दिए बंद, और चांदी के सिक्कों की जगह कौन से सिक्के चला दिए? तांबे के सिक्के चला दिए। अब इसके पीछे भी एक रीजन रहा है, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के क्यों बंद किए थे और तांबे के सिक्के क्यों चलाए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यह सोचा था कि जो चांदी और सोना बहुमूल्य धातु है, इसका अत्यधिक मात्रा में प्रयोग होने से ये नष्ट हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। तो उसी नष्ट होने से और उसको नष्ट होने से बचाने के लिए, सोने और चांदी की जो धातु है उसको नष्ट होने से बचाने के लिए तांबे की मुद्रा का प्रचलन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय के अंदर एक दोकानी नाम का सिक्का भी चलता था। किस नाम का? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक दोकानी नाम का सिक्का भी चलता था। यह आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। कौन से नाम का सिक्का चलता था? दोकानी नाम का सिक्का चलता था। किसके शासनकाल के अंदर? मोहम्मद बिन तुगलक के समय के अंदर दोकानी नाम का सिक्का चलता था, याद रखिएगा। उसके बाद में सिक्के संबंधी विविध प्रयोगों के कारण एडवर्ड टॉमस ने इसे धनवानों का राजकुमार कहा था। ये आपने याद रखना। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलवाए थे। क्यों चलवाए थे ये हम बता चुके हैं। और इसने एक दोकानी नाम का सिक्का भी चलाया था, लेकिन सिक्कों के ऊपर विभिन्न प्रयोग किया गया था और उसी प्रयोग के कारण ही सिक्कों के ऊपर काफी मात्रा में प्रयोग किए गए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और उन्हीं के कारण एडवर्ड टॉमस ने ये कहा था धनवानों का राजकुमार। सिक्कों के ऊपर काफी मात्रा में प्रयोग होने के कारण धनवानों का राजकुमार भी किसे कहा जाता है? तो आपने याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक। और ये किसने कहा था? एडवर्ड टॉमस ने कहा था कि धनवानों का राजकुमार। तो ये 3 योजना थी जो हमने आपके सामने रखी है। उसके बाद में 2 योजना और है, वो भी हम अभी आपके सामने रखेंगे। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए और देखते रहिए सभी सीरीज जो हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध हैं। लगातार आप पढ़ते रहें, बस चाहे आपको आग में तपना पड़े, लेकिन पढ़ते रहें। आज यदि तपेंगे ना तो कल आपको सफलता मिल पाएगी। आज यदि आप बहुत बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं तो आपका प्रयास सफल होगा, बेकार नहीं जाएगा। आप लगातार हमारे साथ में पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारी सीरीज। आज देख लेंगे फायदा होगा, नोट्स बना लेंगे फायदा होगा। भविष्य में यदि नोट्स नहीं बनाने आपको नोट्स पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, आप लगातार देखें। देखने से काम नहीं बनेगा, साथ के साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा, साथ के साथ में आप पढ़ते हुए चलिएगा। एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी, और मेहनत नहीं करते हैं ना तो सफलता के कदम आपको चूमने पड़ेंगे। मेहनत करें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट नाम आता है खुरासान अभियान। इसकी जो योजना थी उसमें नाम आता है किसका? खुरासान अभियान का नाम आता है। खुरासान अभियान होता क्या है कि जो खुरासान जगह पड़ती है, ये कहां पर पड़ती है? मध्य एशिया के अंदर। और इस मध्य एशिया के अंदर जो खुरासान जगह पड़ती है, उस क्षेत्र के अंदर फैली हुई थी अव्यवस्था। और इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर मोहम्मद बिन तुगलक अपनी एक सेना की टुकड़ी, मतलब एक बड़ी सेना की टुकड़ी भेज देता है। अब होता क्या है कि जो बड़ी सेना की टुकड़ी भेजी थी, सबसे पहले एक बार पॉइंट, छोटा सा रीजन बता देते हैं आपको, समझ में नहीं आया होगा ये पॉइंट। खुरासान अभियान जो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था वो असफल रहा था। खुरासान मध्य एशिया के अंदर एक जगह पड़ती है, और उस क्षेत्र के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अव्यवस्था फैली हुई थी। उसी अव्यवस्था का लाभ उठाकर मोहम्मद बिन तुगलक उस क्षेत्र के ऊपर अधिकार प्राप्त करना चाहता था। और अधिकार प्राप्त करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी एक बड़ी सेना की टुकड़ी भेजी थी। लेकिन रास्ते में पड़ते थे पहाड़, या रास्ते में था जो क्षेत्र था, रास्ता हुआ करता तो वो पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरता था। और पहाड़ी क्षेत्रों का इतना दुर्गम रास्ता था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सेना भेजी थी ना, वो सभी सैनिक गुम हो गए थे। और वापिस मात्र, ऐसा बताया गया है इबन बतूता के अकॉर्डिंग मात्र 10 सैनिक वापिस आए थे।
जो इतिहासकार इब्न बतूता उसके अकॉर्डिंग मात्र 10 सैनिक अधिकारी ही वापस लौटे। बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी भेजी थी खुरासान के अंदर, लेकिन वो पहाड़ी क्षेत्रों से होकर जाना था, पहाड़ी इतना दुर्गम रास्ता था कि सभी सैनिक गायब हो गए, बिछड़ गए आपस में, और मात्र 10 सैनिक आए थे वापस, 10 सैनिक अधिकारी आए थे। तो इससे मोहम्मद बिन तुगलक को क्या नुकसान हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक को इस समय यह नुकसान हुआ था कि जो सेना की बड़ी सेना की टुकड़ी भेजी थी ना, यहां पर बड़ी सेना की टुकड़ी भेजने से इसको नुकसान हो गया, क्योंकि इसी समय मंगोलों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, और मंगोल लाहौर से लेकर दिल्ली तक मंगोलों ने सब कुछ रोंद डाला था। जब ये खुरासान अभियान के ऊपर इसने सैनिक भेजे थे उसी समय की बात है। तो ऐसा भी बताया गया कि इसने मंगोलों से रिश्वत दी, और रिश्वत देने के बाद में मंगोलों को वापिस किया था। इसकी जो महत्वाकांक्षी योजना थी, मोहम्मद बिन तुगलक की जो महत्वाकांक्षी योजना थी, उसके अंदर ये प्रत्येक के अंदर असफल हुआ था। तो इसको असफलताओं का बादशाह भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक की जो महत्वाकांक्षी योजना थी, प्रत्येक महत्वाकांक्षी योजना के अंदर ये असफल हुआ था, और इसी कारण इसे असफलताओं का बादशाह भी कहा जाता है। देखिए, सांकेतिक मुद्रा नहीं बनी बात, राजधानी परिवर्तन नहीं बनी बात, खुरासान अभियान नहीं बनी बात, राजधानी परिवर्तन हो गया नहीं बनी बात, और एक और बचता है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि नहीं बनी बात, और उसके बाद में नाम आता है कराचिल अभियान। कराचिल अभियान, कराचिल अभियान के पॉइंट की बात करें तो कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है कराचिल, कुमायूं पहाड़ियों में स्थित था कराचिल। इसने कराचिल के विद्रोह को दबाने के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचिल के विद्रोह को दबाने के लिए अपनी एक सेना की टुकड़ी भेजी। कराचिल का विद्रोह तो दबा दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन वहां पर इसको बहुत ज्यादा मात्रा में धन और जन, मतलब जन और धन की बहुत ज्यादा मात्रा में हानि हुई थी। इसके सैनिक थे, वो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर उनको रहना आता ही नहीं था, कुमायूं हिमालय के अंदर अत्यधिक मात्रा में बर्फ वगैरह पड़ती थी, तो इसको काफी मात्रा में वहां पर विद्रोह को दबा तो दिया था, लेकिन इस विद्रोह को दबाने के बाद भी मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत ज्यादा मात्रा में जन और धन की हानि हुई थी। अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं में ये सभी में असफल रहा था, और इसी कारण इसे असफलता का बादशाह भी, असफलताओं का बादशाह भी कहा जाता है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतिम दिनों में लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत, इसके अंतिम दिनों में लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया था। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम दिनों में लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया था, जिसमें बहमनी राज्य का उदय हुआ, विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ, मदुरई राज्यों की स्थापना हुई। इस प्रकार से जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसका शासनकाल धीरे धीरे डाउन पड़ता गया था, और जैसे जैसे मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल डाउन पड़ता गया था, लगभग दक्षिण भारत स्वतंत्र होता गया था। बहमनी राज्य, विजयनगर राज्य और मदुरई जैसे राज्यों की स्थापना होती गई थी। उसके बाद में यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट देखें, जो लास्ट पॉइंट है आज की इस वीडियो का, वो देखें। देखिए, यदि बोर तो नहीं हो रहे, अब बोर होते हैं तो आपके लिए भाई कोई मनोरंजन का प्रोग्राम रखवाएं क्या? पढ़ाई को लेकर बोर ना हो, सीरियस रहे, सीरियस रहेंगे तभी बात बन पाएगी बच्चे। नहीं, आप तो काफी अच्छे पढ़ने वाले हैं। देखें नेक्स्ट पॉइंट देखें, मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम दिनों में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल के अंतिम दिनों के अंदर गुजरात पर विजय प्राप्त की, गुजरात पर विजय प्राप्त की, और गुजरात विजय के पश्चात वो अपने दुश्मन गार्गी के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, अपने दुश्मन क्षेत्र गार्गी के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए सिंध की ओर बढ़ा। तो रास्ते में एक स्थान पड़ता है थट्टा, रास्ते में एक स्थान पड़ता है थट्टा। उस थट्टा के पास में वो भयंकर रूप से बीमार हो जाता है, और भयंकर रूप से बीमार होने के कारण वो बीमारी उसकी बढ़ती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि 1351 में उसकी डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है? तो आप याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है। कब? 1351 में। अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में गुजरात विजय के पश्चात जब वो गार्गी के ऊपर आक्रमण करने के लिए सिंध की ओर बढ़ता है, गार्गी के ऊपर आक्रमण करने के लिए जब सिंध की ओर बढ़ता है, तो थट्टा नामक स्थान के ऊपर भयंकर बीमार हो जाता है, और उसी बीमारी के कारण 1351 के अंदर, याद रखिएगा 1351 के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के पश्चात
एक इतिहासकार है जिसका नाम है बदायूनी। एक इतिहासकार है जिसका नाम क्या है? बदायूनी। इतिहासकार बदायूनी ने कहा था राजा को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई है। याद रखिएगा, एक बार फिर से इस वाक्य सुनने की कोशिश करें। इसकी मृत्यु के पश्चात एक इतिहासकार बदायूनी ने कहा था सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। ये किसका कथन है? तो ये बदायूनी का कथन है। और किसके ऊपर कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर कहा गया कथन है। किसके ऊपर? मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर कहा गया है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और उसकी प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। तो ये सभी चीजें आप याद रखिएगा। ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित सभी पॉइंट थे और पूर्ण आशा करते हैं कि आपको सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। और यदि फिर भी आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो हमारे साथ में मिलिए कमेंट के अंदर आप अपनी कुछ भी प्रॉब्लम रखिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य देंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में।